सेम डॉक्यूमेंट है, उसको कोई ए पर्सन साइन कर रहा है तो हम उसे अटैच कर रहे हैं, कह रहे हैं। बी पर्सन साइन कर रहा है तो उसे एग्जीक्यूट कह रहे हैं। डॉक्यूमेंट वही है, एक टाइम कोई साइन कर रहा है तो उसको हम उस डॉक्यूमेंट को अटैच कह रहे हैं, दूसरा कर रहा है तो उसको एग्जीक्यूट कह रहे हैं। क्यों? तो क्या होता है। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी तक हमने सीआरपीसी में नॉर्मल बैकग्राउंड पढ़ा है। सीआरपीसी का बैकग्राउंड क्या होता है, कुछ डेफिनेशन क्लॉज पढ़े हैं। आगे के जो डेफिनेशन क्लॉज हैं, चाहे आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस रिपोर्ट, समन, वारंट, ये सब क्या होता है, तो ये इनके जो रिगार्डिंग सेपरेट चैप्टर है उनके साथ इनको डिस्कस करेंगे। जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि प्रोसीडिंग इन वारंट केस में प्रोसीडिंग कैसे होती है, तो सबसे पहले वारंट केस, वारंट होता क्या है वो डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 में जब सम्मन और वारंट पढ़ेंगे तो सम्मन और वारंट की डेफिनेशन एक बार डिस्कस करेंगे। तो एक लिंकअप होता रहेगा सेक्शंस का, तो इसलिए उन्हें रोक दिया है। अभी आज जो भी स्टार्ट कर रहा हूँ, चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहा हूँ अरेस्ट का, जो कंटेन करता है सेक्शन 41 से लेके 60A तक। सेक्शन 41 से 60A तक अरेस्ट का प्रोसीजर बता रखा है हमें। अरेस्ट का प्रोसीजर बता रखा है, अरेस्ट नहीं डिफाइन कहीं, चाहे आप आईपीसी ले लो या सीआरपीसी ले लो, अरेस्ट वर्ड कहीं डिफाइन ही नहीं है। तो अरेस्ट का जो चैप्टर 5 है, जो मैं बता रहा हूँ 41 से 60A तक है, वो भी अरेस्ट का प्रोसीजर बताता है। प्री अरेस्ट प्रोसीजर क्या होगा, पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर क्या होगा, ठीक है। प्री अरेस्ट प्रोसीजर क्या होगा, पोस्ट अरेस्ट प्रोसीजर क्या होगा, अरेस्ट करी कैसे जाती है। तो मैंने बताया कि अरेस्ट कहीं पे डिफाइन नहीं है, लेकिन इसके रिगार्डिंग एक केस लॉ था स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार का, वो आगे जब अब अरेस्ट का टॉपिक अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो डिस्कस करूँगा। और हाँ, केस लॉ सारे डिस्कस नहीं करूँगा अभी, कुछ एक आध जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है वो डिस्कस करूँगा। केस लॉ जितने भी होंगे अरेस्ट के रिगार्डिंग, चाहे आपका डीके बासु हो, जोगिंदर शर्मा हो, दिल्ली जुडिशियल सर्विस हो, सुनील बत्रा हो, ठीक है, ये सारे जितने भी इम्पोर्टेंट केस हैं, ये सारे एक लास्ट में जब अरेस्ट का पूरा टॉपिक हो जाएगा 60A तक, उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, ताकि उसमें एक लिंकअप होता रहे और पता लगता रहे कौन सा पॉइंट कौन सा सेक्शन से है, ठीक है। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन भी बताऊंगा, ठीक। तो ये सब आज की वीडियो में, खाली आज की वीडियो में 4-5 सेक्शन कवर हो पाएंगे। एक आपका सेक्शन 41, 41A, 41B, 41C एंड 41D तक, 41D तक कवर हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अरेस्ट का प्रोसीजर। तो अरेस्ट होता क्या है? सबसे पहली बात, जैसे मैंने अभी इंट्रोडक्शन की वीडियो के इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में बताया कि अरेस्ट जो वर्ड है ना वो कहीं पे डिफाइन नहीं है। चाहे आप सीआरपीसी ले लो या आईपीसी ले लो, कहीं पे भी डिफाइन नहीं है वर्ड अरेस्ट। तो अरेस्ट का अब मतलब क्या समझे? वैसे अरेस्ट का मतलब जानने के लिए हमारे को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार। एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, उसमें अरेस्ट का मीनिंग बता रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। पर अगर हम लेमन लैंग्वेज में देखें तो अरेस्ट का मतलब क्या होता है, कोई लॉफुल अथॉरिटी किसी पर्सन को कन्फाइन करके रखती है, किस पर्पज से, क्योंकि उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज लगा है, ठीक है, वो एक अरेस्ट होता है। कोई लॉफुल अथॉरिटी किसी पर्सन को कन्फाइन करके रखती है, लॉफुल अथॉरिटी करती है, कोई और कन्फाइन करेगा तो वो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाएगा। इवन लॉफुल अथॉरिटी, लॉफुल पर्सन, पुलिस ऑफिसर भी अगर किसी और पर्सन को इलीगली कन्फाइन करके रखता है तो वो भी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाएगा। लॉफुल अथॉरिटी मतलब जिसके पास अथॉरिटी है उसको अरेस्ट करने की, और किस पर्पज से अरेस्ट करने की, क्योंकि उसने कोई क्रिमिनल एक्ट कमिट किया है, ठीक है, इसलिए उसको अरेस्ट करने की उसके पास अथॉरिटी है। तो ये होता है एक अरेस्ट का जनरल मीनिंग, लेमन मीनिंग, कि किसी पर्सन को कन्फाइन करके रखना, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि अगर, अब ये तो लेमन मीनिंग हो गया कि सिंपल उसे कन्फाइन करके रखना एक जगह। अब अरेस्ट का बेसिकली लॉ मीनिंग अगर देखें तो अरेस्ट कहीं पर डिफाइन ही नहीं है। अगर लॉ में उसका मीनिंग देखें तो अरेस्ट की डेफिनेशन कहीं दे ही नहीं रखी, चाहे आप आईपीसी उठा लो या सीआरपीसी उठा लो। चैप्टर 5 भी जो है वो प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट बताता है, मोड ऑफ अरेस्ट बताता है, कहीं पे अरेस्ट की डेफिनेशन नहीं बताता, ठीक है। तो अब अरेस्ट का जनरल मीनिंग जानने के लिए, लॉफुल मीनिंग जानने के लिए हमारे पास एक जजमेंट है, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि बेसिकली जो वर्ड अरेस्ट है वो कहीं पे डिफाइन नहीं है।
पर अगर हमें उसका एक जनरल मीनिंग जानना है कि अरेस्ट होता क्या है, और उसका एक खाली जनरल मीनिंग जानना है, तो हम रेफर कर सकते हैं सेक्शन 46 को। सेक्शन 46 को रेफर कर लो, वहाँ से तुम्हें जनरल मीनिंग पता लग जाएगा अरेस्ट होता क्या है। तो सेक्शन 46 क्या कहता है? वैसे तो इस वीडियो की में खाली 4 या 5 सेक्शन कवर होंगे। सेक्शन 41, 41A, 41B, 41C एंड 41D। उसके बाद आगे करेंगे, लेकिन जो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार ने बताया था कि लॉफुल मीनिंग जानना है अरेस्ट का, तो सेक्शन 46 को रेफर कर लो। तो उस पर्पज से सेक्शन 46 ऊपर से हल्का सा बता दूंगा। सेक्शन 46 क्लॉज 1 में हमें ये बता रखा है कि अरेस्ट क्या होता है। अरेस्ट होता है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर, ये अदर पर्सन, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो सुनो, पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन, मतलब पुलिस ऑफिसर भी अरेस्ट कर सकता है। अदर पर्सन में कौन आ जाएगा? प्राइवेट पर्सन सेक्शन 43, मैजिस्ट्रेट सेक्शन 44। ये जब सेक्शन 43 और 44 बताऊंगा उस टाइम क्लियर कर दूंगा कौन कौन सी सिचुएशंस होती है जब प्राइवेट पर्सन भी अरेस्ट कर सकता है और मैजिस्ट्रेट भी अरेस्ट कर सकता है। लेकिन अभी के लिए इतना 46 क्लॉज 1 में बता रखा है कि अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर या अदर पर्सन जब भी किसी को अरेस्ट करते हैं तो वो क्या करेंगे? खाली एक टच करेंगे बॉडी को और एक जगह कन्फाइन कर देंगे। हाथ से पकड़ा, कैसे भी पकड़ा और एक जगह जाके कन्फाइन कर दिया, बस। कोई फोर्स यूज नहीं, कोई कुछ नहीं। ये होता है अरेस्ट। सेक्शन 46 में बता रखा है एक क्लॉज 1 में। तो जो ये था हैंड कफिंग लगा के ले जाते हैं पूरी, मतलब अच्छे से लेके जाते हैं, ये सब कुछ नहीं है। हैंड कफिंग का जो प्रोसेस है वो भी होता है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट होता है जब वो ऑफेंडर ऐसा है जो बहुत बार इवेड कर चुका है अरेस्ट को, बहुत बार भागने की कोशिश कर चुका है, तब वहाँ पे हम हैंड कफिंग यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हैंड कफिंग यूज़ नहीं कर सकते। ये 46 क्लॉज 1 में जनरल मीनिंग बता रखा है अरेस्ट होता क्या है और करते कैसे हैं। सेक्शन 46 बता ही रहा है अरेस्ट हाउ मेड, तो वहाँ क्लॉज 1 में क्लियर कर दिया कैसे होती है। भाई बॉडी को टच करो, एक जगह कन्फाइन कर दो, हो गई अरेस्ट। सेक्शन 41 ही इस जनरल रूल की एक एक्सेप्शन बताता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा या कोई अदर पर्सन अरेस्ट करेगा, जिसको अरेस्ट करने जा रहे हैं वो खुद अपने आप को सबमिट कर रहा है, सरेंडर कर रहा है पुलिस के सामने कि ठीक है मेरे को अरेस्ट कर लो, तो उसकी बॉडी को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको एक जगह ला के कन्फाइन कर दो, बात खत्म। ये होता है अरेस्ट, कि कोई किसी पर्सन को अरेस्ट करना है तो उसकी बॉडी को टच करो, एक जगह लाओ, कन्फाइन कर दो। वो पर्सन खुद वो दे रहा है, सरेंडर कर रहा है अपने आप को, तो उसे पकड़ो, एक जगह लाओ, कन्फाइन कर दो, खत्म। कोई फोर्स यूज़ करने की जरूरत नहीं है। ये सेक्शन 46 क्लॉज 1 बता रहा है हमें अरेस्ट के बारे में। वहीं इसमें प्रोवाइजो है सेक्शन 46 क्लॉज 1 की, जो ऐड हुई थी 2009 में। 2009 में अमेंडमेंट हुई थी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, उसके बाद इसमें एक प्रोवाइजो ऐड हुई थी। वो प्रोवाइजो क्या कहती है कि किसी भी वुमेन को अरेस्ट करना है तो वो एक लेडीज पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी, एक लेडी पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी। और वुमेन के केस में जब किसी भी वुमेन को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो कोर्ट हमेशा ये प्रिज्यूम करके चलता है कि जो वुमेन है ना वो कभी भी इवेड नहीं करेगी अरेस्ट को, अरेस्ट से भागेगी नहीं, अपने आप को सबमिट कर देगी, सरेंडर कर देगी, कोई इवेड नहीं करेगी वो। लेकिन इस प्रिजम्पशन से हट के वो काम करती है तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और अरेस्ट कैसे कर सकते हैं? जो जनरल रूल था कि टच करके बॉडी को एक जगह कन्फाइन कर दो, और वो एक लेडी पुलिस ऑफिसर ही करेगी। ठीक है, ये सेक्शन 46 क्लॉज 1 में हमें जनरल मीनिंग पता लग गया कि अरेस्ट होता क्या है। अब इसके बाद अगर स्टार्ट करें अरेस्ट के बारे में, तो अभी खाली हमें जनरल मीनिंग पता लगा अरेस्ट होता क्या है, और स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस दिनेश कुमार के केस में जो उन्होंने बताया था वो वहाँ से हमें अरेस्ट कैसे होता है वो पता लग गया। अब सेक्शन 41 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 41 हमें कहता है अरेस्ट विदाउट वारंट। ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन होती है जब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है किसी को, बिना कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट कर सकता है। तो पहली सबसे मेजर कंडीशन जो है इसके लिए, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में या उसको कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली है कहीं से। क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, जिस पे वो बिलीव कर सकता है कि हाँ ये पर्सन है जिसने ये ऑफेंस कमिट किया है। और कौन सा ऑफेंस है? जो कॉग्निजेबल नेचर का है। अब वही बात आ गई, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? तो सेक्शन 2C। ठीक है, तो कोई भी पर्सन अगर पुलिस ऑफिसर के सामने कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस कमिट करता है या पुलिस ऑफिसर के सामने नहीं करता, तो उस पुलिस ऑफिसर को कहीं से क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई कंप्लेंट करता है,
तो पुलिस ऑफिसर उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये हमें सेक्शन 41 बता रहा है। अब उसमें सेक्शन 41 में 2 क्लॉज है, कुछ आगे वो मतलब बहुत सारे पॉइंट्स बता रहा है, जिसमें ये बता रहा है कि सेक्शन 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में ये बता रखा है कि जब भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा कॉग्निजेबल ऑफेंस में, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस कौन से ऑफेंस होंगे जिसमें पनिशमेंट 7 साल या उससे कम है, उससे ज़्यादा नहीं है, 7 साल या 7 साल से कम पनिशमेंट है। 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में बता रखा है 7 साल या उससे कम की पनिशमेंट है, तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। ठीक है, 7 साल या उससे कम, कहाँ बता रखा, 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी। ठीक है, अब उसका कुछ पॉइंट बता रखे हैं कि अरेस्ट करना जरूरी क्यों हो जाता है। तो कहीं अगर हमने उसे अरेस्ट नहीं किया तो वो बाहर जाके एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगा सारी। ठीक है, विटनेस को थ्रेट करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा कि वो उसके अगेंस्ट जाके ना बोले, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा। तो इस सब पर्पज से हमें उसे अरेस्ट करना जरूरी हो जाता है। और जो ये पावर है अरेस्ट करने की, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर को ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। मैंने बताया सेक्शन 41 में ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है तो पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, विदाउट ऑर्डर। पर जो ये पावर है अरेस्ट करने की, ये मैंडेटरी नहीं है, ये पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिशनरी है। उसकी डिस्क्रिप्शन है, अगर वो अरेस्ट करना चाहता है तो कर सकता है, नहीं करना चाहता तो एक नोटिस लिखेगा। जो अगर करना चाहता है तो सिंपल सेक्शन 41 फॉलो होगा, नहीं करना चाहता तो 41A फॉलो होगा, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। तो मतलब ये 41 में सिंपल कितना समझ आया कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है पुलिस ऑफिसर के सामने या उसको कोई क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो अरेस्ट कर सकता है उस पर्सन को। ठीक है, और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसको अरेस्ट नहीं किया तो ये बाहर जाके एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगा, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा, विटनेस को थ्रेट करेगा। ठीक है, तो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी में ये बता रखा है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसकी पनिशमेंट 7 साल से कम है या 7 ईयर है तो उसको अरेस्ट कर सकता है पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट। 7 से ज़्यादा सेक्शन 41 में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो अरेस्ट कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस में। कौन से कॉग्निजेबल ऑफेंस जिसमें पनिशमेंट 7 ईयर या 7 ईयर से कम है, वो 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में बता रखा है। बी ए में बता रखा है कि 7 ईयर से ज़्यादा पनिशमेंट है तो भी अरेस्ट कर सकता है। तो खाली ऐसे कुछ है, बस मतलब एक कैटेगरी डिवाइड कर रखी है। 7 ईयर से कम है तो 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, अगर उससे ज़्यादा है तो बी ए। नॉर्मल आपको इतना याद रखना है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है तो वो अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, विदाउट ऑर्डर। और क्यों अरेस्ट कर सकता है, ऑब्जेक्ट क्या है, वो भी सब क्लॉज बी में बता रखा है कि अगर उसे हमने छोड़ दिया तो वो अरेस्ट को इवेड करेगा। अगर हमने ठीक है, अब क्यों अरेस्ट कर, ठीक, तो क्यों अरेस्ट क्यों कर सकता है, ऑब्जेक्ट क्या है अरेस्ट करने का। ठीक है, अब क्यों अरेस्ट कर, ठीक, तो क्यों अरेस्ट क्यों कर सकता है, ऑब्जेक्ट क्या है अरेस्ट करने का, वो भी हमें सेक्शन 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में बता रखा है कि उसे अगर हमने बाहर छोड़ दिया तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होने देगा, जितने भी एविडेंस है सब मिटा देगा, जितने भी विटनेस है उन्हें थ्रेट करेगा या उन्हें इन्फ्लुएंस कर लेगा। तो इन सब से बचने के लिए उसे अरेस्ट कर लो। ठीक है, क्लॉज सी हमें ये बताता है कि कोई भी प्रोक्लेम ऑफेंडर है। प्रोक्लेम ऑफेंडर कौन होता है, बगोड़ा जिसे कहते हैं, कि चैप्टर 6 में डिफाइन कर रखा है। ये क्या होता है, चैप्टर 6 में कोर्ट के पास पावर है कि किसी पर्सन को भी कंपेल कर सकते हैं कि आप आओ और कोर्ट में अपनी प्रेजेंस दो। ठीक है, चैप्टर 6 हमें ये बताता है। चैप्टर 6 में सेक्शन पहले सम्मन इशू होते हैं, सम्मन के बाद पर्सन नहीं आ रहा, फिर वारंट इशू होंगी, वारंट के बाद भी नहीं आ रहा, तो लास्ट में उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। डिक्लेयर कौन से सेक्शन में करता है, बेसिकली बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से सेक्शन में डिक्लेयर करता है। सब 82 सबको पता है, लेकिन जो डिक्लेयर करता है 82 क्लॉज 4 में करता है। 82 क्लॉज 1, 82 क्लॉज 2, 82 क्लॉज 3 में खाली प्रोसेस बता रखा है कि कैसे होगा, कि अफेक्स किया जाएगा, पब्लिक को नोटिस दिया जाएगा, उसके बाद में 82 क्लॉज 4 में उसको प्रोक्लेम ऑफेंडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। और 83 में उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होती है। फिर क्या पर्सनल प्रॉपर्टी अटैच होती है, उसकी पेरेंट्स की या फादर मदर जो भी है उनकी किसी भी गार्जियन की प्रॉपर्टी अटैच नहीं होगी, जो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी अटैच हो सकती है। ठीक है,
तो अब कोई भी प्रोक्लेम ऑफेंडर मिलता है पुलिस को, वो वैसे ही भगोड़ा हो रखा है, वो वैसे ही नहीं मिल रहा था, अब मिल गया तो वारंट का वेट क्यों करना, वैसे ही अरेस्ट कर लो उसे। ठीक है, वारंट से आना होता वो पहले ही आ जाता, पहले भी तो वारंट इशू किया था हमने, जब नहीं आया तो अब कौन सा आ जाएगा, वैसे ही अरेस्ट कर लो उसे। डी कहता है किसी के पास स्टोलन प्रॉपर्टी की पोजीशन मिलती है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस में तो अरेस्ट कर सकता है, वो कहाँ बता रखा है 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में और बी ए में। सी में बता रहा है कि प्रोक्लेम ऑफेंडर है तो भी अरेस्ट कर सकते हैं। डी कह रहा है स्टोलन प्रॉपर्टी की पोजीशन मिलती है तो भी अरेस्ट कर सकते हैं। उसका ई पॉइंट कहता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो पुलिस को उसकी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं करने दे रहा, जरूरी नहीं है पुलिस को भी, पुलिस को ही, कोई और भी पब्लिक सर्वेंट है उसको अपना पार्ट परफॉर्म नहीं करने दे रहा, जो उसकी ड्यूटी है उसको वो नहीं करने दे रहा, ठीक है, तो उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन है जो डेस्टर फ्रॉम आर्म फोर्स से, आर्म फोर्स से भागा हुआ है, ठीक है, तो आर्म फोर्स से ऐसे नहीं भाग सकते, पूरा एक प्रोसेस होता है, ठीक है, ऐसे ही नहीं भाग सकते, तो उसको भी अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। ठीक है, एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी जो विजय माल्या वाला पॉइंट है, अगला पॉइंट यही है कि कोई बंदा ऐसा है जो इंडिया में ऑफेंस कमिट करके बाहर चला गया, दूसरी कंट्री में चला गया, ठीक है, तो अगर हमारी उस कंट्री के साथ एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी नहीं है तो उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं जब भी वो जहाँ पे मिलता है। और उसके बाद एक पॉइंट बता रखा है कि किसी पर्सन को कुछ कंडीशन पे छोड़ा था कि आप ये कंडीशन फॉलो करोगे, यहाँ से बाहर नहीं जाओगे, इस कंट्री इस टेरिटरी से बाहर नहीं जाओगे, ये ऑफेंस नहीं कमिट करोगे, इस पर्सन से नहीं मिलोगे, बहुत सारी कंडीशंस लगती है, ठीक है, और वो पर्सन उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता, जो कंडीशन उस पर लगाई थी जिस कंडीशन पे उसको छोड़ा था वो पर्सन उस कंडीशन को ही फॉलो नहीं कर रहा, तो भी उसे अरेस्ट कर लिया जा सकता है विदाउट वारंट। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट बता रखे हैं कब कब पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। सबसे मेन पॉइंट है 41 क्लॉज बी में, क्लॉज बी में बता रखा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर सकता है। अब क्यों करता है, पर्पस क्या, ऑब्जेक्ट क्या है कि भाई छोड़ दिया तो एविडेंस मिटा देगा, विटनेस को थ्रेट कर देगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा, तो इससे बढ़िया से अरेस्ट ही कर लो, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर दिया ना भाई ने, चलो अब अरेस्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद प्रोक्लेम ऑफेंडर, स्टोलन प्रॉपर्टी की पोजेशन, डेस्टर फ्रॉम आर्म फोर्स, एक्स्ट्राडिशन की ट्रीटी, ये सब और जो कंडीशन लगा रखी है उन्हें रिफ्यूज कर रहा है तो भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, कोई वारंट कोर्ट की वारंट की वेट नहीं करेगा वो। ठीक है, और ये जो मैंने फिर बता रहा हूँ सेक्शन 41 में जो भी पावर है अरेस्ट करने की विदाउट वारंट, वो मैंडेटरी नहीं है, वो कोर्ट पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन है, वो अरेस्ट करना चाहे तो कर सकता है, नहीं करना चाहे तो नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सिंपल सेक्शन 41 कह रहा है, अगर इसे सम अप करो तो सिंपल ये बता रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है ना तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं, प्रोक्लेम ऑफेंडर है तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टोलन प्रॉपर्टी की पोजेशन, डेस्टर फ्रॉम आर्म फोर्स, रिफ्यूज और ब्रीच द कंडीशन, नॉट कंप्लाई द कंडीशन ऑन विच ही गेट ऑन बेल, रिलीज्ड ऑन बेल, अगर वो कंडीशन भी फॉलो नहीं करता तो भी उसे अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। ठीक है, सेक्शन 41 सिंपल ये बता रहा है। और सबसे मेन बात यहाँ पे मे वर्ड यूज है कि ये पुलिस ऑफिसर की डिस्क्रिशनरी पावर है, अरेस्ट करना चाहे तो करेगा, नहीं करना चाहे तो नहीं करेगा। 41 का ही क्लॉज 2 हमें एक और जनरल रूल दे रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो आप उसे अरेस्ट कर लो विदाउट वारंट, लेकिन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं किया जा सकता। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वारंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं सेक्शन 41A, 41B, 41C एंड 41D में। सेक्शन 41A, B, C, D ये जितने भी 4 सेक्शन हैं ये ऐड हुए थे 2009 की अमेंडमेंट के बाद। 2009 की अमेंडमेंट के बाद ही चारों सेक्शन ऐड हुए थे, 41A, B, C एंड D। 41A क्या कहता है, ठीक है सर आपने कहा था 41 में विदाउट वारंट अरेस्ट करना है तो वो उसकी मैंडेटरी पावर नहीं है, डिस्क्रिप्शन है, अरेस्ट करना चाहे तो कर सकता है। चलो जी अरेस्ट कर लिया, प्रोसेस पता लग गया कि कब कब अरेस्ट कर सकता है, 41 में सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। 41A हमें कहता है कि अरेस्ट नहीं करता तो क्या प्रोसेस होगा, अरेस्ट नहीं करता तो क्या प्रोसेस होगा। 41A हमें ये बताता है कि अरेस्ट नहीं करता, पुलिस ऑफिसर को रखता है कि अरेस्ट नहीं करना चाहिए, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उससे एक बॉन्ड साइन करवाएगा, उस पर कुछ कंडीशन लगाएगा कि आप पे ये कंडीशंस लगा रहा हूँ, आपको इस डेट पे जब हम बुलाएंगे जब आपको आना पड़ेगा और इन्वेस्टिगेशन में हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो कंडीशन लगा के उसे छोड़ दिया जाता है। ठीक है, 41 में एक पॉइंट और, जब भी पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट करेगा या रिलीज करेगा, ठीक है,
तो एक मतलब DDI मेंटेन करेगा, नोट डाउन करेगा और रीजनेबल रीज़न देगा कि इसको 41 में कमिट, तो वो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है, लेकिन 41A में ले आए कि वो उसको अरेस्ट करना भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है तो 41A में ले आए, तो पुलिस ऑफिसर को एक रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि भाई क्यों ज़रूरी नहीं है अभी अरेस्ट करना उसको, क्यों तुमने उस टाइम अरेस्ट नहीं किया उसे, जब तुम्हारे सामने वो बंदा कॉग्निजेबल नेचर का ऑफेंस कमिट कर रहा था उस टाइम क्यों अरेस्ट नहीं किया, तो रीज़न रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये हमें बता रखा 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज B की प्रोवाइजो में, जो 2010 में प्रोवाइजो ऐड हुई थी, उसमें बता रखा है कि क्यों अरेस्ट नहीं करना, उसका एक रीज़न रिकॉर्ड करो। अब फिर 41A में मैंने बता दिया कि पुलिस ऑफिसर सिंपल एक बॉन्ड साइन करवाएगा, सिक्योरिटी रखवाएगा कि आपको ये और कुछ कंडीशन लगा देगा कि ये कंडीशन का कंप्लाई करना है, और जब जब आपको बुलाया जाएगा, जब जब आपको कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। ठीक है। क्लॉज 2 41A क्लॉज 2 हमें ये कह रहा है कि उसकी पर्सन की ड्यूटी है, जिसको रिलीज़ किया जा रहा है ना बॉन्ड लेके, उसकी भी ड्यूटी है कि वो जितनी भी कंडीशंस लगाई हैं उनको कंप्लाई करेगा, उनको फॉलो करेगा। ठीक है। क्लॉज C कह रहा है कि वो फॉलो कर रहा है, ठीक है, जितनी भी कंडीशन लगाई वो फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंडीशन फॉलो कर रहा है तो उसे अरेस्ट नहीं कर सकते, अब अरेस्ट फिर भी कर सकते हैं, चाहे वो कितनी कंडीशन फॉलो कर ले। अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि अब अरेस्ट करना जरूरी है तो अरेस्ट कर सकते हैं, नो मैटर आइदर दैट पर्सन फॉलो और द कंडीशन एज पर द बॉन्ड। जितनी भी कंडीशन थी बॉन्ड के हिसाब से वो सारी फॉलो कर रहा था, उससे कोई मतलब नहीं है। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि अरेस्ट करना चाहिए तो वो कर लेंगे। और क्यों कर लेंगे, 41 में हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा था कि अरेस्ट नहीं कर रहे तो भाई ये बाहर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहा, हमें कंडीशन फॉलो कर रहा है, उससे क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहा, सारे विटनेस को थ्रेट कर रहा है, एविडेंस मिटा रहा है सारे, तो अरेस्ट तो कर लो अभी से। तो उस टाइम पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है, चाहे अब तो कितनी कंडीशन फॉलो करता रहे। ठीक है। 41A का क्लॉज D हमें ये कह रहा है कि अब कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। क्लॉज C में तो कंडीशन फॉलो कर रहा था, उसके बाद भी अरेस्ट कर लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट वाली बात, लेकिन 41D में कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा। अब भाई कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा तो अरेस्ट तो हो गई, तो अब अरेस्ट कर लो। ठीक है। तो मतलब 41 सेक्शन हमें एक डिस्क्रिशनरी पावर बता रहा था पुलिस की कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो अरेस्ट होगा ही होगा, और नहीं करना तो 41A आ जाएगा। अगर 41A में मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो रहा है, उसको अरेस्ट नहीं किया, तो प्रोवाइजो दिया था कि आपको एक रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्यों अरेस्ट नहीं कर रहे। और 41A में उस पर कंडीशन लगा दो, कंडीशन फॉलो करता है तो ठीक है, नहीं फॉलो करता तो अरेस्ट कर लो, लेकिन कंडीशन फॉलो करता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहा है, एविडेंस मिटा रहा है, विटनेस को थ्रेट कर रहा है, तो भी हम उसे अरेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल ये समझ आया 41A 41B में। तो एक अगर नॉर्मल एक बात बताऊं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। ठीक है। अगर नहीं करता तो रीजन रिकॉर्ड करो, और नहीं करता तो क्या प्रोसेस होगा, और करता है तो 41 में प्रोसेस बता रखा है, नहीं करना तो 41A में प्रोसेस बता रखा है। अब बात आती है 41B की। सेक्शन 41B क्या कहता है। सेक्शन 41B हमें बताता है मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट। एक मेमोरेंडम बनता है अरेस्ट का कि किसने अरेस्ट किया, कहाँ से अरेस्ट किया, किसको अरेस्ट किया, किस ऑफेंस में अरेस्ट किया, ये सब कुछ एक मेमोरेंडम बनता है, मेमो बनता है एक अरेस्ट का। ठीक है। उस मेमोरेंडम पे उसके बाद क्लॉज 2 में बता रखा, उस मेमोरेंडम पे एक विटनेस के साइन होते हैं, एक विटनेस अटैच करता है, वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, अटैच करता है। अब क्या होता है, कोई भी सेम डॉक्यूमेंट है, उसको कोई A पर्सन साइन कर रहा है तो हम उसे अटैच कर रहे हैं, कह रहे हैं, B पर्सन साइन कर रहा है तो उसे एग्जीक्यूट कह रहे हैं। डॉक्यूमेंट वही है, एक टाइम कोई साइन कर रहा है तो उसे को हम उस डॉक्यूमेंट को अटैच कह रहे हैं, दूसरा कर रहा है तो उसको एग्जीक्यूट कह रहे हैं। क्यों, तो क्या होता है, जब भी किसी डॉक्यूमेंट को कोई विटनेस साइन करता है उस पर, तो वो हमेशा अटैच करता है, विटनेस हमेशा अटैच करता है। और उसी सेम डॉक्यूमेंट को कोई पार्टी A और B के बीच में डिस्प्यूट था, A ही उस डॉक्यूमेंट को साइन कर रहा है, तो उस टाइम वो डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। ये दो वर्ड हैं, डॉक्यूमेंट वही है, पार्टी चेंज होगी तो वर्ड चेंज हो गए। अगर पार्टी उस डॉक्यूमेंट पे साइन करेगी तो वो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट होगा, और उस डॉक्यूमेंट पे अगर विटनेस साइन करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट अटैच होगा। तो 41B में हमें क्या बता रखा था कि मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनता है। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में सब कुछ लिखा जाता है, कौन अरेस्ट करेगा, कैसे अरेस्ट करेगा, किसको अरेस्ट करेगा, किस ऑफेंस में अरेस्ट करेगा।
ठीक है। उसके बाद उसमें एक विटनेस के साइन होते हैं कि हमने भाई इसको अरेस्ट यहाँ किया था। अब विटनेस कौन होगा? मेमोरेंडम तो बन गया, 41B क्लॉज 1 में मेमोरेंडम बन गया। क्लॉज 2 में क्या रखा? विटनेस कौन होगा? तो विटनेस या तो एक फैमिली मेम्बर होगा कोई, अगर फैमिली मेम्बर साइन नहीं करते तो कोई भी सोसाइटी का रिस्पेक्टेबल पर्सन उस पर साइन करेगा, ठीक है। और उसके बाद काउंटर साइन होते हैं एक्यूज्ड के और पुलिस ऑफिसर के। ये होता है मेमोरेंडम। मेमोरेंडम खाली एक बेसिक इन्फॉर्मेशन देता है कि किस ऑफेंस पे इस पर्सन को अरेस्ट किया और किस पर्सन ने किया, कहाँ से अरेस्ट किया। और उस मेमोरेंडम को अटैच किया जाता है एक विटनेस के द्वारा। वो विटनेस या तो फैमिली मेम्बर का कोई पर्सन हो सकता है, फैमिली मेम्बर का कोई पर्सन नहीं है तो उसको कोई भी सोसाइटी का रिस्पेक्टेबल पर्सन वो अटैच करेगा, ठीक है। अब मैंने बताया फैमिली मेम्बर अटैच नहीं कर रहे, ठीक है। तो कौन अरेस्ट करेगा, कौन अटैच करेगा? रिस्पेक्टेबल पर्सन ऑफ सोसाइटी। तो 41B क्लॉज C में कह रखा है कि फैमिली मेम्बर अटैच नहीं कर रहे, तो हम फैमिली मेम्बर को बोल के बताएंगे किस ऑफेंस में अरेस्ट किया है, किस पर्पज से अरेस्ट किया है, ठीक है। ये 41B हमें मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बताता है और कैसे अटैच होता है वो बताता है। 41C कंट्रोल रूम की बात बताता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट उस पे सब डिस्ट्रिक्ट में डिविजनल में एक कंट्रोल रूम बनाएगी जहाँ पे सब कुछ लिखा होगा, किस पर्सन को किस ऑफेंस में अरेस्ट किया है, सब कुछ वहाँ पे मेंशन होगा। और हेड क्वार्टर जो होता है पुलिस का, वो टाइम टू टाइम वहाँ से कंट्रोल रूम से वो नोटिस लेके जिस पे सब कुछ लिखा होता है कि इस पर्सन को इस ऑफेंस में इस डेट को अरेस्ट किया था, इस पुलिस ऑफिसर ने अरेस्ट किया था, जो भी सब कुछ मेंशन है उसको एक डाटाबेस बना के अपने पास रिकॉर्ड में रखता है पुलिस हेडक्वार्टर जो भी होता है उस एरिया का, ठीक है। और जो भी वो डाटाबेस बनाता है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, कोई भी पब्लिक उसको ले सकती है। तो कंट्रोल रूम सिंपल बस यही काम करता है कि स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल रूम बनाती है और सिंपल यही काम होता है कि हर चीज़ मेंशन करना, कौन से ऑफेंडर को कब अरेस्ट किया, किस पर्पज से अरेस्ट किया, ये सब बता रखा है। अब बताते हैं 41D की, राइट टू मीट एन एडवोकेट। इंटेरोगेशन के टाइम पे एडवोकेट से मिल सकते हैं, ये आपके पास राइट है, सेक्शन 41D कह रहा है। बट पूरे इंटेरोगेशन के टाइम पे नहीं मिल सकते। इंटेरोगेशन के टाइम पे मिल सकते हैं, टाइम फिक्स होता है कि 2 से लेकर 4 बजे तक आप अपने एडवोकेट से मिल सकते हो। आपका एडवोकेट यहाँ आ जाएगा, आप उससे बातचीत कर सकते हो। पर पूरे इंटेरोगेशन के टाइम पे आप उसके मतलब इंटेरोगेशन सुबह 9 बजे से लेकर 3 दिन तक भी चलती है कभी कभी इंटेरोगेशन। तो ऐसा नहीं कि 3 दिन तक, 3 दिन छोड़ो, 9 बजे से लेकर शाम में 4 बजे तक इंटेरोगेशन चली, तो ऐसा नहीं सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक आपका एडवोकेट आपके साथ होगा, नहीं। आपको 2 घंटे दे दिए जाएंगे, आपका एडवोकेट पूरा आपके साथ 2 घंटे रहेगा, ठीक है। इससे वर्ड यूज होता है राइट टू मीट एन एडवोकेट इन इंटेरोगेशन, नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन में मिल सकते हो आप उसको, आपको पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाएगा, लेकिन पूरे इंटेरोगेशन में नहीं मिल सकते। ये 41D कह रहा है हमारे को, ठीक है। तो अभी तक सिर्फ कितना क्या समझ आया? 41 में क्या बता रखा है? अरेस्ट कर सकते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस में विदाउट वारंट। जनरल रूल बता रहा है उसमें क्लॉज 2 में कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। इस जनरल रूल की भी एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 42, वो आगे की वीडियो में करेंगे। 41A, B, C, D जो 2009 की अमेंडमेंट में ऐड हुए थे। 41A बताता है कि अगर उसे अरेस्ट नहीं कर रहे, कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया है, तो क्या प्रोसेस फॉलो होगा। उसके बाद B में मेमोरेंडम बता रखा है, C में कंट्रोल रूम बता रखा है और D में हमें बता रखा है राइट टू मीट एन एडवोकेट, एडवोकेट से मिलने का राइट बता रखा है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन। और मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। एक अगर वही सेम डॉक्यूमेंट अगर पार्टी साइन कर रही है तो क्या कहेंगे, और विटनेस साइन कर रहे हैं तो क्या कहेंगे, एग्जीक्यूट या अटैच, ठीक है। तो ये सिंपल एक अरेस्ट का प्रोसेस बता रखा है। अरेस्ट होता कैसे, सेक्शन 46 में बता रखा है। एक बहुत मतलब केस तो इसमें बहुत सारे थे, केस लो मैं सोच रहा हूँ बाद में एक साथ ही एक अलग सेपरेट वीडियो बना के जितने भी केस हैं, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन का केस हो गया, DK बासु का केस हो गया, जोगेंद्र शर्मा का केस हो गया, सुनील बत्रा का केस हो गया, ये जितने भी केस हैं एक सेपरेट वीडियो अरेस्ट का चैप्टर हो जाए। तो अभी तक सिंपल 41A, 41, 41A, 41B, 41C, 41D
41A B C D हमारा 2009 की अमेंडमेंट जब हुई थी जब ऐड हुए थे। 41A में कॉग्निजेबल ऑफेंस में अरेस्ट करने का पॉइंट बता रखा है, और अगर अरेस्ट नहीं करना, मैं बता रहा हूँ डिस्क्रिशनरी पावर है पुलिस ऑफिसर की, तो 41A का प्रोसेस फॉलो होगा। अरेस्ट नहीं करना तो रीजन रिकॉर्ड होगा, कब कब अरेस्ट कर सकता है, प्रोक्लेम ऑफेंडर है, स्टोलन प्रॉपर्टी की प्रोपोजिशन है, डेस्टर फ्रॉम आर्म फोर्स है, ऑफेंस कमिटेड आउटसाइड इंडिया, एक्स्ट्राडिशन वाली ट्रीटी विजय माल्या, उसके बाद आपका रिफ्यूज़ कर रहा है, कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है अरेस्ट करने के, 41 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी में बता रखे हैं कि उसे अरेस्ट नहीं करेंगे तो बाहर जाके इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं होने देगा, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर देगा, उसके बाद विटनेस को थ्रेट या इन्फ्लुएंस करेगा, फिक्स डेट, जो डेट कह रखी है उस डेट पे आना, उस डेट पे वो आएगा नहीं। तो ये पूरा एक प्रोसेस बता रखा है सेक्शन 41 का। 41A में अगर उसे अरेस्ट नहीं कर रहे तो क्या प्रोसेस है, अगर उसे अरेस्ट नहीं कर रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर बॉन्ड साइन करवाना पड़ेगा, कंडीशंस लगानी पड़ेगी, वो कंडीशन कंप्लाई करेगा। अगर नहीं करता तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, करता है तो भी अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि अगर वो बाहर है और इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहा, पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रहा, अरेस्ट में मतलब हेल्प नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प नहीं कर रहा, एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहा है, विटनेस को थ्रेट कर रहा है, तो उसे अरेस्ट कर लेंगे चाहे तो कितनी भी कंडीशन फॉलो करता रहे। 41B में मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बता रखा है। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट एक विटनेस अटैच करता है, जो वो विटनेस कौन होगा, या तो फैमिली मेम्बर होंगे या कोई भी रिस्पेक्टेबल मेम्बर हो सकता है सोसाइटी का, और उसके बाद में काउंटर साइन होते हैं एक्यूज्ड के और आपके क्या कहते हैं पुलिस ऑफिसर के, एक्यूज्ड के नहीं, अरेस्टेड पर्सन के। एक्यूज्ड कोई भी पर्सन एक्यूज्ड कब डिक्लेयर होता है, जब डिसीजन आ जाता है, उससे पहले वो अरेस्टेड पर्सन होता है, ठीक है। उसके बाद 41C में कंट्रोल रूम का बता रखा है, और 41D में राइट टू मीट एन एडवोकेट बता रखा है। और एक जनरल रूल जो नेक्स्ट वीडियो में उसकी एक्सेप्शन बताऊंगा, 41 क्लॉज 2 में हमें बता रखा है कि कोई भी पर्सन अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया उसने, तो उस पर्सन को विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते। ये एक जनरल रूल है, पर इसका भी एक एक्सेप्शन है सेक्शन 42, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 42, 43 एंड 44, 45 भी कर लेंगे, जितने बड़े सेक्शंस नहीं है। उसके बाद एक सेपरेट वीडियो 46 की बनेगी। तो अब तक के लिए इतना, और केस लॉ के लिए मैंने बता दिया एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जितने भी केस लॉ होंगे पूरे अरेस्ट के चैप्टर में, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अभी क्लियर नहीं हुए हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुए, रिसर्च मेमो के रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुए, उनके रिगार्डिंग केस लॉज हैं। तो एक साथ जितने भी 9-10 केस लॉज हैं अरेस्ट के, पूरे अरेस्ट के चैप्टर के, वो एक साथ एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा। उस टाइम हम लिंक भी कर पाएंगे कि ये अगर पॉइंट आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है, कौन से सेक्शन का पॉइंट है। तो अभी तक के लिए इतना, थैंक यू।